मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। जी दोस्तों, बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। कहने को तो ये कवायद चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, लेकिन इसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया है और जब भी सवाल चुनाव आयोग से उठे तो बचाव में बीजेपी खड़ी हो गई। इसी से अब बीजेपी की पोल खुल रही है। सरकार अगर इस मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए उठाने देती, कह सकते हैं, तब भी बीजेपी का लोकतंत्र वाला नकाब थोड़ा बचा रहता, लेकिन न तो संसद में और न ही बिहार विधानसभा में बीजेपी इस पर चर्चा के लिए तैयार है। लिहाजा दोनों जगह अब इसके खिलाफ विपक्ष और जोर शोर से उतर आया है। कल भी दिल्ली और पटना में सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया और आज भी दोनों जगह एक जैसा नजारा था। उधर दिल्ली में, इधर दिल्ली संसद भवन में और उधर बिहार के पटना में विधानसभा में। एनडीए की तकलीफ कुछ और बढ़ गई है, खासकर जेडीयू की, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एकता दोनों जगह देखने को मिली और वहीं अब जेडीयू के सांसद तक ने कह दिया है कि चुनाव आयोग को इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता और कागज मांगे जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी समेत सारे विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध करते हुए नारेबाजी की। ये देख लीजिए तस्वीरें। और इस दौरान कई सांसद काले कपड़ों में दिखे। वहीं राहुल गांधी को खुद अखिलेश यादव ने काला गमछा दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को सीधे सीधे चुनाव की चोरी बताते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन संसद से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगा। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को संसद परिसर में क्या कह रहे थे मीडिया से चर्चा करते हुए, खासकर चुनाव की चोरी और एसआईआर की बातें राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र से और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो काम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं, ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पर हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। तो कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है। चोरी। थैंक यू सर। तो यहां लास्ट लाइन राहुल गांधी की, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया राहुल गांधी की बात सुनती है। दुनिया क्या कह रही होगी आखिर, क्या सचमुच हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं? राहुल गांधी यहां सच हैं तो भारत की छवि यहां धूमिल हो रही है और इस धूमिल होती हुई छवि की चिंता खासकर उस इंसान को करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और जो आज 4 दिवसीय यात्रा पर विदेश निकल चुका है। लेकिन क्या इतनी चिंता है नरेंद्र मोदी को? क्या इतनी चिंता है इस संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को? ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। वहीं जेडीयू सांसद गिरधारी यादव भी, जेडीयू के सांसद, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नाम ध्यान से सुनिए, जनता दल यूनाइटेड, और इस पार्टी के मुखिया कौन हैं?
मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश बाबू। सिलेक्शन पिछले कमीशन 20 ड्रामा साल से। इलेक्शन तो नीतीश बाबू की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव भी 2014 पूरी तरह स्कैम। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ उतर आए हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया, जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी पार्टी का ख्याल तो दूसरा है, इस पर JDU सांसद ने साफ कह दिया, यानी गिरधारी यादव ने साफ कह दिया कि जब सच ही नहीं बोल पाए तो सांसद काहे के, हम पार्टी के साथ केवल वोट देने के लिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है JDU सांसद गिरधारी यादव ने, सुन लीजिए उनकी जुबानी। चला गया। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, भूगोल जानता, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी भी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब है जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो MP बने काहे के लिए हम? तो सुन रहे थे, सच्चाई जो है वो सच जुबा पे बात आ गई, यानी सच जुबा पे आ गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी जब वोट डालने जाएंगे तब ना पार्टी, अभी तो अपना स्वतंत्र विचार हम रख रहे हैं। इस बयान को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि ये विपक्षी नेता का बयान है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के साथी भी इससे परेशान हैं। नीतीश कुमार अभी तो मोदी के साथ हैं, लेकिन इस तरह अपने सांसदों की नाराजगी के साथ कब तक NDA में टिक पाएंगे ये भी देखना होगा। नीतीश बाबू को आप जानते हैं, नीतीश बाबू परेशान हैं और आज एक अलग तरह का माहौल उधर बन गया बिहार में, बिहार विधानसभा में, वो भी आप तक हम लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जगदीप धनखड़ की बात न करें तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी। जगदीप धनखड़ भारत के एक्स उपराष्ट्रपति, Discover Cloudinary Image. प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने तो पूरी कोशिश कर ली कि किसी भी तरह मोदी और शाह को खुश रखें, लेकिन न जाने बीजेपी में आकाओं को खुश रखने के लिए कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। फिलहाल धनखड़ साहब बाहर हो चुके हैं और शायद उनको नहीं पता होगा। राष्ट्रपति बनना तो दूर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी बेचारे पूरा नहीं कर सके। अब चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सुनने में यह भी आ रहा है कि जो वर्तमान जो चले गए उपराष्ट्रपति, उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। उनको नोटिस भेज दिया गया है कि जल्दी से जल्दी बंगला खाली कर दीजिए। अब कितनी सच्चाई है ये जब वो कागज पास में होगा तो हम बता देंगे, लेकिन गए हैं तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी आखिर क्यों? हालांकि चुनाव जैसे भी हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो जिसकी तैयारी चल रही है, मोदी फिर से अपनी पसंद का ही उपराष्ट्रपति बनाना चाहेंगे, जिसमें धनखड़ से ज्यादा झुकने की क्षमता हो, बो डाउन करने की क्षमता हो। धनखड़ शायद उतना झुक नहीं पाए जितना नरेंद्र मोदी चाहते थे। क्या ये माना जाए? असल में इस पूरे प्रकरण में संघ का खेल भी नजर आ रहा है, और संघ यानी RSS का खेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खेल कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। मोहन भागवत भले ही ऊपर ऊपर मोदी को कुछ भी कहें, लेकिन अंदर खाने इनकी मिली भगत इतनी जबरदस्त है कि बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कुछ मिनटों में अपना आभा मंडल खो सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर तो महाभियोग यानी इंपीचमेंट चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी इंपीचमेंट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस वर्मा पर तो महाभियोग चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ भी नहीं। लेकिन खबर है कि जस्टिस शेखर यादव पर भी ऐसी ही कार्रवाई के आसार बन रहे थे, और ये बात RSS को नागवार गुजरी, जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धनखड़ की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी धनखड़ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब मोदी तो विदेश चले गए हैं, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती, ठीक वैसा ही हाल मोदी का है कि देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके चेहरे का भाव जो है वो नहीं बदलता।
मोदी खुश भी तभी दिखते हैं जब नेहरू और गांधी परिवार को कोसते हैं या फिर चुनाव में जीतने के बाद अपने परिसर में यानी अपने मुख्यालय में, भाजपा कार्यालय में जाकर वो भाषण देते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का फिर से बयान आया है दोस्तों। विपक्ष एक ही सवाल ट्रंप के हर दावे के बाद पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप सीज फायर के दावे पर क्यों चुप नहीं है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं, अब तो 25वीं बार ट्रंप ने यही कहा है कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में फिर सवाल दोहरा दिया है और कहा है कि हम तो संसद के अंदर यही पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर ट्रंप ने रुकवाया तो फिर आप क्या कर रहे थे। फिर आप जवाब दे दीजिए कि हाँ ट्रंप ने रुकवाया, हमारे प्रिय दोस्त ने रुकवाया है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बात जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दे, तो उस पे क्या देंगे? लगता है बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता है जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। Everyone's Kyle from Grip Tape. तो राहुल गांधी यहां बिल्कुल अपने अंदाज में अपनी बात रखते हुए, खैर राहुल जितने सवाल करें मगर वो सारे सवाल कमल के पत्ते से पानी की बूंद की तरह फिसल रहे हैं। मोदी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। एसआईआर को लेकर भी मोदी बेफिक्र हैं, क्योंकि आखिर में इसका फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। एक साथ लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। अब तक 56 लाख से ऊपर हो गए, तो यानी 70 लाख वोटर के लगभग जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बिहार में कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन जितनी ताकत से लड़ रहा है, क्या उसका असर अब होना शुरू हो गया है? क्या जगदीप धनखड़ की विदाई से मोदी और शाह कमजोर हुए हैं? आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको बिहार विधानसभा का दिखाना चाहता हूं, जहां तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा टोका टाकी कर रहे थे। और विजय कुमार सिन्हा तो सत्ता पक्ष में हैं, टोका टाकी तो ठीक है, लेकिन आसंदी पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष अगर बार बार कह रहा है कि रुक जाओ, चुप हो जाओ, नहीं चुप हुए तो विधानसभा की कार्रवाई बंद करनी पड़ी।
कुछ देर के लिए ठप करनी पड़ी। जरा सुन लीजिए। हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात देखिए, हम यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम यहाँ चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम रखे। बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए। आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय। बैठिए नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको इस सदन में पहली बार शांत है। अरे शांत हो ना, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। तो देख लिया आपने, ये अंदाज क्या कर रहे हो, ये अंदाज है। ये इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष का उप मुख्यमंत्री यहां सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष का परेशान तो होगा सत्ता पक्ष, आसंदी पे सत्ता पक्ष की तरफ से ही विराजमान है विधानसभा अध्यक्ष। ये है बिहार, और बिहार से खबर ये आ रही है कि शायद इंडिया गठबंधन अब यहां तक सोच रहा है कि जब इतना ही घपला होगा, इतना ही घपला करना है, चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR में सो कॉल्ड घपला अगर होने जा रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे थे, तो सामूहिक बहिष्कार करें हम चुनाव का, ऐसी खबर आ रही है। खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खबर पुष्ट होगी तो पुष्टता के साथ पहुंचाएंगे। चलिए, तो बहुत कुछ है। धनखड़ साहब हैं, आज SIR है, ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और इन सब के बीच विपक्ष को कैसे JDU का साथ मिल गया है, देख लिया आपने। धनखड़ मामले में कैसे फंस रहे हैं मोदी और अमित शाह, ये भी, और SIR का मामला क्या उधर जा रहा है, यानी सामूहिक बहिष्कार की तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन क्या चुनाव का बहिष्कार करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इन सवालों के साथ चलते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रेम कुमार जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। पहले चलते हैं शकील जी, आपके पास ही संसद परिसर से सीधे आप पहुंचे हैं घर, और वहां से जुड़े हुए हैं। संसद में क्या कुछ चल रहा था? राहुल गांधी काले गमछे में नजर आए, काला गमछा पहनाया आज अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी के 2 बयान हमने सुनाए। दोनों बयान बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बयान SIR को लेकर, बिहार को लेकर, दूसरा बयान जो है वो सीज फायर को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर। लेकिन और क्या कुछ अंदर खाने? धनखड़ साहब के जाने के बाद क्या सब कुछ खामोशी है चारों तरफ? खबर ये भी हम नीचे भी चला रहे हैं। देखिए, खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात की। ये खड़गे साहब क्यों मोदी और शाह को परेशान कर रहे हैं? शकील जी। देखिए राजीव जी, आज भी संसद तो चली नहीं। पहले दिन तो इन्होंने ये किया कि पहले 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक स्थगित की, 12 बजे शुरू हुई तो 2 बजे तक की, 2 बजे शुरू हुई तो 4 बजे की, वो 4 के बाद फिर दिन भर के लिए। लेकिन कल और आज 11 बजे शुरू होती है, वीडियो डाउन हो रहा है आपका जी। 12 बजे शुरू होती है, तत्काल 2 बजे तक के लिए स्थगित, और 2 बजे शुरू होती है
जी आपको रोकना चाहूंगा, आप दोबारा जुड़िए, आपका वीडियो डाउन हो रहा है। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, यहां से लेकर वहां तक बिहार की भी बात करें, एसआईआर को लेकर भी बात जरूरी है, क्योंकि अब 28 तारीख आने में मात्र 5 दिनों का है, यानी सोमवार को सुनवाई होगी। उससे पहले एसआईआर पर हम लोगों ने देख लिया, और एसआईआर के मुद्दे को लेकर काले लिबास में आज नजर आए तमाम एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर दोनों पे बात, डिमांड यह है विपक्ष का कि आप सदन के अंदर चर्चा करवाइए। एसआईआर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, करवाने के लिए तैयार नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी तक दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं। आखिर देश कैसे चलेगा? मोदी जी तो चले विदेश। जी राजीव जी, इस दौर में इस बारे केस में दो मुद्दों पर बात रखूंगा। एक एसआईआर पे और राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए, और दूसरा जगदीप धनखड़ का इस मामला बड़ा दिलचस्प है, और कैसे अपोजिशन की गुगली में फंस गए धनखड़ जी और मोदी सरकार भी, और इस्तीफा हो गया। और धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या निकल के आ रही है, क्यों इतना अचानक ऐसा हो गया, इस पे बात रखूंगा। लेकिन जो पहली बात जो राहुल गांधी ने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अलार्मिंग है, कि उनके पास कर्नाटक में और महाराष्ट्र में और लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी के, यानी इलेक्शन पे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कुछ साक्ष्य सामने आ गए, सबूत सामने आ गए। उन्होंने अपना काम किया है, और ये जब भी खुलासा करेंगे तो ये चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग सुनते रहे हैं। और महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटक में तो हम लोग सभी कर्नाटक भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे, और देखा था कि किस तरीके से जनता का रुख है और किस तरीके चुनाव के रिजल्ट आए, दोनों में बड़ा अंतर था। तो ये राहुल गांधी का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरे देश का ध्यान इसमें होना चाहिए कि अगर वोट इस तरीके से होगा, चुनाव आयोग अगर इस तरीके से करेगा, तो फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। तो राजीव कुमार इनके पहले थे, और अब ज्ञानेश कुमार किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा खुलासा राहुल गांधी की तरफ से हुआ। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसमें होनी चाहिए, कि राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी ने जब नकली वोटर पकड़ दिए थे वेस्ट बंगाल में, ये कैसे पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वोटर आईडी जो है वो ऑनलाइन ट्रैक हो जाती है, आप पता कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों चीजें हटा दी जो ऑनलाइन है। तो बिहार के मामले में जैसा आपने कहा कि 55-56 लाख लोग अभी बाहर हो गए, और ये प्रोसेस पूरा होते होते 70 लाख लोग भी हो सकते हैं, कि 70 लाख 80 लाख लोग भी बाहर हो सकते हैं। और उसके अलावा जिनके नाम आ गए हैं उनको भी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक के बीच में, 1 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं, यानी जन्म स्थान वाले प्रमाण पत्र देने हैं। अपने पिताजी के और 87 के बाद के जो लोग पैदा हुए उनके, तो अपने माता पिता के भी देने हैं। तो ये एक बड़ा, उसमें और लोग कटेंगे। ये तो अभी इनिशियल फेज है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन लगभग इस बात को 1 महीना होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन अभी भी 5 विदेशी नागरिकों के नाम भी नहीं बता पाया है। Not election commission, only selection commission, drama election, विदेशी थे 2014 after. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात जगदीप धनखड़ जी की। धनखड़ जगदीप धनखड़ जी चापलूसी में बीजेपी के अंदर के बड़े बड़े चापलूसों को पीछे किए हुए थे, और जिस तरीके से वो सदन चला रहे थे, खुले तौर पे अपमानित कर रहे थे विपक्ष के नेताओं को, खुले तौर पे वो सरकार का, सत्ता पक्ष का पक्ष ले रहे थे, और कोई सदन की मर्यादा बिना ख्याल किए, और सदन के बाहर भी जब वो बोलते थे तो भी, और खासकर एक उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने का, जिस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं।
लेकिन अभी क्या हुआ, दो मामले हुए जिसमें कि विपक्ष ने इनको ट्रैप कर लिया और ये आ गए उस ट्रैप में। 50 सांसदों के साथ इम्पीचमेंट मोशन चला गया जस्टिस यशवंत वर्मा का। लेकिन दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ राजीव जी, दिसंबर के महीने में जस्टिस यादव का, जी, जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट का मोशन 55 एमपीज के साथ सिग्नेचर के साथ है, जमा हो चुका था। उसमें अभी धनखड़ साहब की रूलिंग आई और वो इसी सत्र में एक पहले दिन आई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमको वो नोटिस मिला है। उसमें एक सिग्नेचर एक मेंबर ने 2 जगह साइन किया हुआ है। उसकी हम सत्यता की जांच कर रहे हैं कि उसी मेंबर का है कि किसी और मेंबर का है। तो कुल मिलाकर 54 मेंबर तो हैं, जिसमें की जो संवैधानिक पोजीशन है वो 50 मेंबर की है। 50 की जगह 54 मेंबर अगर उस एक एप्लीकेशन को हम मान भी लें कि उसमें 2 जगह सिग्नेचर हो गए जी। इस पे धनखड़ जी ने कहा कि दोपहर में 1 बजे, यानी अगले दिन दोपहर में 1 बजे न्यायपालिका के बारे में वो कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं जी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में। वो संकेत दे चुके थे कि जस्टिस शेखर यादव का पे जो सिग्नेचर का मामला है वो हम सुलझा लेंगे। तो मेरा अंदाज है कि शायद यही एक कोई बड़ा फैसला वो करने जा रहे थे। अब जस्टिस शेखर यादव कौन है और क्यों विवादों में, हम सब जानते हैं उन्होंने किस तरीके का भाषण दिया। और आरएसएस नहीं चाहती थी कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग आए। पास हो ना हो अलग बात है, महाभियोग आए भी वो भी नहीं चाहते थे। और जस्टिस और धनखड़ जी लगातार संकेत दे रहे थे कि उनके पास ये लंबित है, सिर्फ एक सिग्नेचर के वेरिफिकेशन का मामला है, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो वेरीफाई हम कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये अलार्म के तौर पे देखा गया। तो दोनों इम्पीचमेंट का मामला, एक तरफ तो सरकार यानी बिरला जी से जो इन्होंने हक छीन लिया कमेटी फॉर्म करने का यशवंत वर्मा के मामले पे, सेक्रेटरी जनरल को लिख के प्रोसेस को ऑन कर दिया, और दूसरा उनका कहना कि हमारे पास जो है वो जस्टिस शेखर यादव का भी है जिसमें एक सिग्नेचर वेरीफाई होना बाकी है और वो हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और हम कल कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। जी। तो न्यायपालिका के बारे में राज्यसभा के सभापति क्या घोषणा करेंगे, वही घोषणा करेंगे तो मामला उनके सामने लंबित है। और जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला वो आगे बढ़ा चुके थे, सेक्रेटरी जनरल को कर चुके थे, तो उसमें कोई उनको घोषणा नहीं करनी थी। तो दूसरी घोषणा क्या थी? दूसरी घोषणा जस्टिस शेखर यादव की थी। तो दोनों तरफ से ये गए, जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि मैं एकलव हूँ आरएसएस का, उसी आरएसएस ने इनके इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, अंगूठा ले लिया, वो अंगूठा ले लिया। बिल्कुल, हाँ, एकलव का अंगूठा, एकलव्य का अंगूठा जो है सिग्नेचर करवा के ले लिया, इस्तीफानामा पे सिग्नेचर करवाया, उसके बाद बोला चलो आ जाओ। तो बातें हैं कि राजनाथ सिंह के कमरे में कोई बैठक हो रही जिसमें कि कुछ सादे कागज पे दस्तखत करवाए गए। मीडिया में ये सब रिपोर्ट्स हैं, जो कि धनखड़ जी को करने के लिए ये सब नाटक रचा जा रहा था, इनको डराया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इनको इस्तीफा जो है इस तरीके से दिलवाया गया। और इस्तीफा अगर स्वास्थ्य कारणों से वाकई होता तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके का संदेश नहीं लिखते जी। वो भी 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद 15 घंटे बाद।
कोई लेकिन एक बात बताइए प्रशांत जी, एक बात बताइए, यहाँ जस्टिस, थोड़ा अपने साथियों को भी, दर्शक साथियों को भी मैं थोड़ा इसको और क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। दो मामला है। एक मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का, आप लोगों ने सुना होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पर, जिनके घर नहीं, घर के अंदर नहीं बल्कि उनके गराज में नोटों की गड्डी मिली। अब कितनी मिली, कैसे मिली, ये नहीं पता, लेकिन कहा गया अचानक तस्वीर आई कि नोटों की गड्डियां हैं और 12 करोड़ से ज्यादा नोट हैं, शायद 12 करोड़ का ही फिगर आया था, जो भी हो, तो इतने हैं। और इसके बाद कि एक जस्टिस के उसमें घर पे इतने पैसे कहां से आ गए, ये पैसे शायद किसी अवैध यानी काली कमाई के पैसे हैं या कुछ और है, 2 नंबर के पैसे हैं, जो भी। इस पर अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और सत्ता पक्ष चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस पे इंपीचमेंट हो, यानी यहां पे किसी तरह ये हटा दिए जाएं। इतना आसान नहीं हटाना, लेकिन फिर भी ये सत्ता पक्ष चाहता है। इसलिए ये बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, और इनके ऊपर एफआईआर तक नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी एफआईआर और इस केस को की सुनवाई के लिए फिर से अर्जी जो है स्वीकार कर ली गई है। एक मामला यह है। दूसरा मामला है जस्टिस शेखर यादव का। जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं, या ऐसे ही हिंदू वाहिनी की आरएसएस का ही कोई विंग है, उसके कार्यक्रम में जाते हैं, और वहां वो एक वर्ग के लिए, समुदाय विशेष के लिए वो बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, जहर बुझी बात करते हैं, और इसीलिए जहर, समाज में जहर घोलने की बात करते हैं। और थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करें तो, एक जज, जस्टिस अगर ये बात करे, वो भी हाई कोर्ट का, तो ये पचती नहीं है। और ये बात धीरे धीरे आगे निकली, और इसके बाद ये हुआ कि जस्टिस शेखर यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके काम काज करने के, उनके फैसले देने के, इन सब तमाम चीजों पर रोक लगे। लेकिन वो सब चूंकि सत्ता पक्ष इन्हीं चीजों को बढ़ावा देता रहा है, खुले तौर पे हम सब जानते हैं। आरएसएस उसमें और आगे बढ़ाता है, आग में घी डालने का काम जो होना चाहिए वो होता रहा है। तो यहां पर 2 ऐसे जजेज हैं। एक जज है यशवंत वर्मा, जिनका इंपीचमेंट सत्ता पक्ष चाहता है। एक जज हैं शेखर यादव, क्योंकि वो इनकी विचारधारा के हैं, वो नहीं चाहता सत्ता पक्ष की उनके खिलाफ इंपीचमेंट का आए। अब यहां पर मामला आ गया है जिस बारे में प्रशांत टंडन जी बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब ये 2 जजों के बीच फंस गए हैं, जो पहले दिन से, जब रात को यह घटना घटी इस्तीफे की, और प्रशांत टंडन जी पहले दिन से कह रहे हैं कि मामला यही है। अब चारों तरफ यही खबर फैल रही है धीरे धीरे। लेकिन यहां पर अगर मामला आरएसएस का है, अगर आरएसएस के दबाव से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी क्या कर रही थी? क्या यहां उनका जोर भी नहीं चला है? क्या पूरा का पूरा दबाव आरएसएस का है इस पूरे मामले में? यहां से आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। राजीव जी, पहले किसी बात का था, क्यों रात में इस्तीफा हो गया? पहले किसी बात का था कि अगले दिन दोपहर की 1 बजे की बैठक धनखड़ ना कर पाए, जिसमें वो कुछ घोषणा करने वाले थे जुडिशरी के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि जुडिशरी संबंधित 2 ही मामले उनके पास पेंडिंग हैं। एक मामले को वो क्लियर कर चुके थे, दूसरा मामला उनके पास जस्टिस शेखर यादव का था। तो इसीलिए रात में ही इनका इस्तीफा हुआ, उसमें इतनी बैठकें हुई। और आखिरी बात कि क्यों मैंने कहा कि गुगली जो है विपक्ष की थी, जिसमें कि फंस गई सरकार भी और धनखड़ भी। लेकिन सरकार की पूरी तैयारी, जैसा आपने कहा कि सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट लाना चाहती थी, बहुत गंभीर थी उसमें। वो जुडिशरी में करप्शन का मामला बढ़ाकर थोड़ा उसको आगे बढ़ते, वो कॉलेजियम तक जाते, वो जुडिशरी में करप्शन के मामले को एक बड़ा नैरेटिव